there has already been a 1 year time correction. Now, can that 1 year extend to 2 years? Definitely possible. If there is a big political problem, you should be actually tilted more towards commodities, especially gold, silver. तो आपके पास 3, 4, 5 एसेट क्लास है जो अलग अलग टाइम पे हीरो बनते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो में कभी जीरो नहीं होगा. इवन व्हेन नथिंग इज हैपनिंग टू द पोर्टफोलियो, फिर भी उनको टेंशन होता है कि यार मेरे पैसे 0% रिटर्न बना रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ. आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव डन दैट, आई शुड हैव पुट हियर, वो सब आई शुड हैव किया हो. एंड देन एट द रॉन्ग टाइम पैसे निकल जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट जर्नी टूट जाती है. हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी. आज हमारे साथ है राघव अयंगर. ही इज द सीईओ ऑफ 361 एसेट्स और आज हम इनसे बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, वो भी डिटेल में. तो हम बात करेंगे मार्केट वैल्यूएशंस पे, एसेट एलोकेशन के फायदों पर और फाइनली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड फ्रॉम 361. थैंक यू मिस्टर अयंगर फॉर ज्वाइनिंग अस. तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स के वैल्यूएशन से. आपको क्या लगता है कि क्या अभी मार्केट के वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड है? सो हाँ जी, एक्चुअली दिनेश, थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग मी ऑन द शो. थैंक यू वेरी मच. इट्स अ ग्रेट फर्स्ट क्वेश्चन. ओपनिंग बॉल में ही आपने बाउंसर डाल दिया. बट यस, थोड़े इफ यू सी मार्केट वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड है, फैक्ट है. बट फैक्ट इज दैट इट इज बेस्ड ऑन certain things. Why is market valuation stretched? I think everyone is saying market valuation is stretched. क्यों valuation stretched है? क्योंकि 3 चीज़ है. एक तो we are undertaking some very structural reforms जो अभी it will start playing out over periods of time. जैसे आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंडिया में लास्ट 3-4 साल में बहुत बढ़ गया. इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड बहुत बढ़ गया है. कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया गवर्नमेंट से. Number 2, I think we have very strong domestic flows. कोविड के टाइम पे पिछले 5 साल में SIP flow has gone from roughly 7,500 crores to last month 27,000 crores, 27,000. और इस महीने की बात चल रही है कि 28,000 हो सकता है, पता नहीं. अभी मंडे ट्यूसडे को नंबर आ जाएंगे, उस टाइम पे वील गेट अ सेंस. बट इस महीने भी फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है. लास्टली आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव बिकम अ डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी. आजकल 10 रुपये आइटम से लेके 10 लाख आइटम तक यू कैन डू एवरीथिंग ऑन डिजिटल. यूज ऑफ कैश इज गोइंग डाउन एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग सिग्नल टू इम्प्रूव ग्रोथ रेट्स. तो हाँ, येस, मार्केट्स आर एलिवेटेड, बट दे आर, आई थिंक दे आर एलिवेटेड बिकॉज ऑफ द राइट रीजन्स एंड पीपल आर विलिंग टू पे अ स्लाइटली हायर प्राइस फॉर फ्यूचर जो हमारी इकोनॉमी में अभी है. तो क्या ये जो हम लोग वैल्यूएशंस, हाई वैल्यूएशंस देखते हैं, आपको लगता है कि ये आने वाले टाइम में भी इसी तरह एलिवेटेड हो गए? देखो, इंडिया में बिकॉज ऑफ लार्ज रिटेल पार्टिसिपेशन देयर इज ऑलवेज वी आर अ स्लाइटली एक्सपेंसिव मार्केट कंपेयर टू आवर नेबर्स एंड टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स. तो फैक्ट है ही. टिपिकली इन इमर्जिंग मार्केट्स 2.5 टाइम बुक, 3.5 टाइम बुक के बीच में चलते रहते हैं. इन इंडिया दैट नंबर इज नॉर्मली 3 to 4. That is because of large retail participation. I think people are again willing to pay a slightly higher price because the growth levels in India are possibly amongst the best in the world. Current growth levels and projected growth levels. जैसे आज RBI का क्रेडिट पॉलिसी था, मॉनेटरी पॉलिसी, RBI गवर्नर ने भी वही बताया था कि 7.5% के आसपास ग्रोथ हो सकता है इंडिया में. At a $4 trillion economy size, 7.5% makes it very very attractive for any investor. हाँ, छोटे मोटे तकलीफ हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो सकता है, बट टू गेट अ फंडामेंटल ग्रोथ ऑफ 6.5-7% is very very comfortable, is very good number, and hence people are willing to pay a little more premium to invest into Indian equities today. बट ऐसा भी सुनने आता है कि मतलब अगर मैं फंड मैनेजर्स के इंटरव्यूज देखूं तो काफी लोगों का ये भी मानना है कि वी विल सी टाइम करेक्शन गोइंग फॉरवर्ड. तो डू यू अग्री विद देम? आपको भी लगता है कि इन्वेस्टर्स को अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़े टेम करने चाहिए एंड वी विल सी टाइम करेक्शन? आई थिंक रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर 1 साल का है, डेफिनेटली थोड़ा टेम करने चाहिए. और ऑलरेडी आप देखोगे दिनेश, तो ऑलरेडी हो गया है. तो आप 24-25 के आप जैसे आप नंबर देखोगे, जुलाई 24 में मार्केट का लेवल और आज के मार्केट का लेवल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. सो इन दैट सेंस देयर इज ऑलरेडी बीन अ 1 year टाइम करेक्शन. हाउ इट कैन दैट 1 year एक्सटेंड टू 2 years? डेफिनेटली पॉसिबल. क्योंकि लाइक आई सेड, मार्केट लेवल्स आर अ लिटिल एलिवेटेड, राइट? दैट इज अ फैक्ट. Now, how does this level get corrected? Either there is a big drop or
nothing moves in the market for some time, and the market allows fundamentals to catch up. Fundamentals कुछ नहीं है, but जो कंपनी काम कर रही है उसके प्रॉफिट हर क्वार्टर या हर 6 महीने में ग्रोथ होते रहते हैं, राइट? That is what comes and affects the fundamentals. Now, if that fundamentals has to catch up with valuations, so that can happen through a time correction, easily possible. So yes, आपके बात बिल्कुल सही है. I think investors are coming in expecting an immediate return. They should be very, very careful. But as I keep telling all of you, equities is a very, very good asset class in the long term. India is a very good asset destination in the long term, investment destination. तो ये दोनों चीज़ मैरी हो जाए, शादी हो गई इन दोनों की. So अगर आपके पैसे थोड़े लंबे गए 5 साल प्लस, I think you will have a much better investment experience. ओके, बट इसमें एक और फैक्टर अभी जो है जुड़ गया है, विच आर ट्रम्प्स टैरिफ. हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इस तरह से ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं. Correct. व्हाट सेंस डू यू मेक कि ये टैरिफ्स का इंडियन मार्केट्स और इकोनॉमी पे क्या असर दिख सकता है? देखो, एक चीज़ तो फैक्ट है दैट ऑलमोस्ट 20% ऑफ आर एक्सपोर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द यूएस, राइट? दे आर आर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट. ऑलमोस्ट 2% ऑफ अपना GDP, $85-87 बिलियन के हम लोग देयर इज एन एक्सपोर्ट थे. और अगर 25% टैरिफ है तो हमारे हिसाब से वी आर अमंग्स द हाइस्ट. आज के रैंकिंग के हिसाब से देर आर वेरी फ्यू कंट्रीज हु आर गेटिंग मोर टैरिफ देन वी आर गेटिंग, राइट? Our neighbors also have got lower tariff. And there are 3 or 4 places जहाँ पे we have a lot of exports to the US. One is pharmaceuticals. Number 2 is engineering goods. Number 3 is gems and jewelry. And then obviously some little bit of textiles. So obviously इस पे थोड़ा असर तो हो सकता है, definitely. But see, I think what we have seen with Mr. Trump is that he can change his mind very often. Right? He can change his mind as we are talking right now. 100%. So I think our investment team is very, very agile. We are constantly monitoring the situation, and where we feel that some action has to be taken, maybe it has already been taken, and we'll make whatever adjustments that need to be made. But but एक सबसे important चीज़ है कि we are not an export-oriented economy. जी. Unlike some of our neighbors or some of our larger emerging market competitors, we are very domestic-focused economy. Right, and US is a large trading partner, definitely very important, but it constitutes only 2% of our entire GDP. Right, so yes, it does have an impact, but it's not a crippling impact. Correct. So we have seen situations like this in the past. ये पहली बार नहीं हो रहा है हमारे साथ. 1998 में पोखरण nuclear blast के साथ similar things happened. जी. We had a similar situation around global financial crisis also, where things were in a slightly breakdown stage. So these things go up and down. I think हमारे economy बहुत resilient है. We are able to manage discomfort very, very comfortably, if I may use that term, right? So, and I think we are very, very, we are okay to take some short-term pain, right? And I'm confident that ultimately we have a very deep relationship with the US. It's not something which has happened 2-3 महीने में. तो ठीक है, these things असर तो पड़ेगी डेफिनेटली, और वो दिख रहा है मार्केट में ऊपर नीचे थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ा है. बट अगर आप अगेन 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के व्यू नज़ारा से देखो तो एक्चुअली दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू अक्यूमुलेट रादर देन गेट वरीड. तो आज जिस तरह का माहौल है, ऐसा हमने काफी सालों से नहीं देखा है. इन्वेस्टर्स को हर रोज एक नई अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है, कभी टैरिफ्स, कभी वॉर्स और ऐसे कई सारे प्रॉब्लम. ऐसे में बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी फ्लेक्सिबल and to have a good asset allocation strategy. Because जैसे आपने बताया, there is no formula for success. In 2020 आपने exactly वही बोला था, there was a health crisis. Right? So all 200 countries of the world got together, vaccine got developed. Some did it fast, some did it slow, but एक साथ मिलके हम काम किए. Today it's completely different. It's almost every country for itself. सब अपना भलाई खुद करो. करेक्ट. देयर इज नो कोऑपरेशन एनी मोर. देयर इज एक्टिव नॉन कोऑपरेशन एक्चुअली. राइट, कंट्री फर्स्ट, एंड ठीक है, वो दैट्स द वे द वर्ल्ड इज टुडे. देयर इज नथिंग टू दैट वी कैन से डू अबाउट इट. नाउ इन दिस एनवायरनमेंट क्या करें, ये तो फैक्ट है. आई मीन वी आर सीइंग ऑल दीज इश्यूज. हर दिन न्यूज़पेपर खोलो तो नया कुछ तमाशा दिखता है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स विच इज ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली देयर. सो हाउ डज द इन्वेस्टर डील विथ? माई स्ट्रॉन्ग व्यू and my experience suggests that
you have to have a diversified asset approach. You have a diversified asset approach. You cannot be putting all your eggs in one place anymore. 2020 में, for example, you could have taken a very strong equity call because I think you had a situation जहाँ पे markets were very available very cheaply for some time. And जिसने थोड़ा हौसला करके डाल दिया पैसे बन गए. अभी वो माहौल नहीं है. Like you said, equity is expensive, debt भी थोड़ा महंगा हो गया है, gold भी महंगा है, silver है. तो you have to allow good asset allocation. And asset allocation means that then there are people, experts trying to monitor and see which asset class can do better in the current scenario. Say if there is a big political problem, you should be actually tilted more towards commodities, especially gold, silver, right? If your equities do really get very, very volatile and they start dropping, then आपको debt पे थोड़ा ज़्यादा पैसा रखना चाहिए. अभी for an individual investor to manage this on a regular basis, very, very difficult. Hence, my advice is try and put money to asset allocation funds. I think they are good vehicles. They are very tax efficient. Number two, they give you peace of mind. जो आज के इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. See, also आज the time tested way to make money in this market is just patience. Right? But when you have all these, इतने सारे आपके न्यूज़ फ्लो है, इतने सारे वेरिएबल घूम रहे हैं, आज का हीरो कल का जीरो बन जाता है. You understand? So then the investor or anybody can get confused. So there, in that sense, just put it into a nice multi-asset format and let the portfolio do its job for you. आप अपना काम करते रहो and hopefully let the multi-asset try to give you the best possible. In fact, मैंने तो यहाँ तक भी पढ़ा है और सुना है कि म्यूचुअल फंड में मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स जो एक इन्वेस्टर कमाता है दैट इज बिकॉज ऑफ एसेट एलोकेशन एंड नॉट बिकॉज ऑफ फंड सिलेक्शन. True. तो क्या ये सही है? और ये बात अगर सही है तो ये किस तरह से काम करती है? क्या आप हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, बहुत सिंपल है दिनेश. इट इज व्हाट इज एसेट एलोकेशन? इट्स जस्ट दैट आपके पैसे 3-4-5 एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई. जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम, इक्विटी स्कीम में डालने से आपको इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन होता है, मल्टी एसेट में आपको मल्टी एसेट्स में आपको डाइवर्सिफिकेशन होता है. तो आज के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में आप मल्टी एसेट में क्या कर सकते हो? आप इक्विटीज़ कर सकते हो, आप फिक्स्ड इनकम मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकते हो, आप सिल्वर खरीद सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खरीद सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खरीद सकते हो, और एक प्रोपोर्शन में आप फॉरेन इक्विटीज़ भी कर सकते हो. अभी लिमिट नहीं है बट पॉसिबिलिटी है, ऑफर डॉक्यूमेंट में प्रोविजन है. Okay. आज के माहौल में you don't know which asset class is going to do very well. So if we had, for example, put money in foreign equities in 24, they would have given much better returns than equity returns. But ये हमको एक साल के बाद पता रहता है. आगे का एक साल हमको पता नहीं है. True. And if you look at last 5-6 years specifically, every year there is a new hero. Yes. 2021 में equity was a hero. 2 years back gold was the hero. अभी तक 2025 में so far silver has been the hero, right? So now the important thing is how you behave also is very, very important during this kind of volatility. So yes, your statement is absolutely correct. If you get your multi-asset right, and you, because आपके हिसाब से multi हिसाब से will allow you to behave in a more patient manner. Because how it works is equity and debt are what they call inversely correlated. जब equity अच्छा करता है, debt इतने अच्छा नहीं करता है. जब equity बहुत गंदा करता है और there is some geopolitical issue, gold tends to do well. So this is what we call correlation between asset classes. That's the technical term. तो आपके पास 3-4-5 asset class है जो अलग अलग टाइम पे हीरो बनते हैं. तो आपका पोर्टफोलियो में कभी जीरो नहीं होगा. Let's say I have money and I put my entire money to equities. There's a very good chance that in a bad year I could make maybe negative return. But in a multi-asset fund, maybe equity may not do well, but maybe gold and debt may do well. जो आपके इक्विटी का नेगेटिव रिटर्न को थोड़ा नलिफाई कर सकते. तो यही एडवांटेज है मल्टी एसेट के कि आप 5-6 एसेट क्लास का आप पूरा फायदा उठाएं. और उसके 3-4 तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के. एक तो आप खुद ही कर लो, विच इज़ वेरी इजी टू डू. जैसे आपका जीनियस प्लेटफॉर्म है, तो उसमें इट गिव्स यू अ सेम थिंग. द अदर थिंग इज यू पुट इट इनटू अ नाइस म्यूचुअल फंड स्कीम विच गिव्स यू गुड एलोकेशन टू वेरियस एसेट्स ओवर देयर. द थर्ड थिंग इज आप ही खुद कर लो. मोर जीनियस, यू आर योर ओन जीनियस. सो आप ही खुद कर लो. ईच वन ऑफ दीज हैव देयर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. बट फॉर लेजी इन्वेस्टर्स, जैसे मैं बहुत लेजी इन्वेस्टर हूँ, मुझे काम करने के लिए अच्छा लगता है. Half the time my money sitting in the bank account, not earning any possible return. For me, I would love to put it into a good scheme, and a lot of my personal assets are sitting in multi-asset. So I am very happy.
I'm a happy investor. Not for now, for the last more than 5-10 years. तो अभी आपने मल्टी एसेट फंड के बारे में काफी सारी बातचीत की है। क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए पॉइंट बाय पॉइंट इसके बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक तो क्या होता है, टैक्सेशन से चालू करते थे, बिकॉज अगर आप ये सब खुद करना चाहते हो तो यू विल बी सब्जेक्ट टू आपके जो इंडिविजुअल टैक्स रेट्स। आप फंड के अंदर करना चाहते हो तो फंड जो भी करते हैं अंदर टैक्स नहीं भरते। इन्वेस्टर जब पैसे निकालते हैं देन द टैक्स कम्स इन। एंड मल्टी एसेट फंड्स नाउ, स्पेशली इफ दे आर हाइब्रिड ओरिएंटेड फंड्स और इक्विटी ओरिएंटेड मल्टी एसेट फंड्स, आपका टैक्स रेट 12.5% हो जाता है। इट इज़ हाइब्रिड ओरिएंटेड, मतलब आपका इक्विटी कम है और डेट गोल्ड सिल्वर ज़्यादा है, तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग फॉर 1 ईयर आपको 2 साल होल्ड करना पड़ेगा, विच इज़ नॉर्मल, राइट? सो टैक्स इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। नंबर 2, वो थोड़ा हेडेक निकल जाता है आपका, बिकॉज आपके पीछे जो एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है कि प्रोफेशनल आपके पैसे देख रहे हैं, यहाँ पे 3-4 प्रोफेशनल देख रहे हैं, राइट? सो दैट इज़ अ बिग एडवांटेज यू हैव। नंबर 3 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इट गिव्स यू पीस ऑफ, इट गिव्स यू आई वुड से प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स। आपके इतने ड्रॉडाउन नहीं होते, मतलब ड्रॉडाउन मतलब गिरावट इतना नहीं होता। आप इक्विटी, यस, इज अ वेरी गुड एसेट, परफॉर्मिंग क्लास, इट बीट्स इन्फ्लेशन, बट इफ़ यू सी उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट अगले 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में क्या होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर इक्विटी में आपका पास 5, 10 साल, 20 साल का पैसा है, नो प्रॉब्लम, एंड यू कैन मैनेज दिस अप एंड डाउन। मोस्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं गलती से, दे कम इन टू द एसेट एंड देन दे आर ओवर इन्वेस्टेड इन वन पर्टिकुलर एसेट, एंड देन वो एसेट में ऊपर नीचे होता ही है। जब नीचे होता है देन दे लूज पेशेंस एंड देन दे बिहेव बैडली एंड दे टेक इट आउट। यस, मल्टी एसेट में वो नहीं होता है, क्योंकि आपके रिटर्न्स आर वेरी वेरी इन सम सेंस दे आर लाइक अ शॉक ऑब्जर्वर। तो आप मल्टी एसेट को, यू थिंक ऑफ इट लाइक अ नाइस SUV, राइट? यू आर ड्राइविंग ऑन अ रोड राइट नाउ विच इज वेरी पॉटहोल्ड, सो द शॉक ऑब्जॉर्वर्स इन दैट कार आर द वेरियस एसेट क्लासेस, और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते जाते रोड के हिसाब से। So investor can have a slightly more comfortable journey. That is to my mind, the biggest advantage, and that leads to patience, and patience in the long term leads to a good investor experience. ट्रू ट्रू। इनफैक्ट हमने ऐसा कई बार पढ़ा है कि मार्केट से अगर पैसा बनाना है तो इंटेलिजेंस नहीं, पेशेंस चाहिए। एंड आई थिंक मल्टी एसेट फंड्स इसमें इन्वेस्टर्स की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। So what an investor wants is the highest possible return with the lowest possible volatility. Yeah. Now, highest possible return आपको पता है as of now is equity, but it also comes with the highest possible volatility. In the other side, exactly उल्टा आप देखो स्पेक्ट्रम 180 डिग्री दूसरे साइड पे, डेट इज अ गुड एसेट क्लास। आपका इंटरेस्ट अक्रूल आते रहते हैं। इफ यू आर इन्वेस्टेड इन अ गुड सेट ऑफ सेफ सिक्योरिटीज, there is no, it's a very peaceful journey, but obviously you will not make inflation beating returns over a long period of time, right? That way, so I think ये एक बैलेंस हो जाते हैं वहाँ पे। और इसके अंदर मल्टी एसेट भी 4-5 और भी आ गए, तो गोल्ड सिल्वर भी आ गया, विच इज़ अ कमोडिटी प्ले। सो 3-4 साल पहले, इफ यू रिमेंबर, गोल्ड स्टार्टेड गेटिंग वेरी अट्रैक्टिव आफ्टर द होल इक्विटी रन। नाउ इफ यू आर नॉट हैविंग अ गोल्ड एलोकेशन, मीनिंगफुल एलोकेशन, ऐसे ऑल इंडियंस, एवरी इंडियन हैज गोल्ड एलोकेशन. True. But that is, to my mind, consumption allocation. It is not a investment allocation. If you try and sell your family gold, mostly you will not have a family. हम लोग सोना से बहुत प्यार करते हैं. I mean, that's a fact of our life. Absolutely. Right? Unless it is a really bad situation, जहाँ पे लास्ट चीज़ कुछ नहीं है बेचने के लिए, तो वो फिर गिरवी रख के बेच देते हैं. But we don't treat our equities or our mutual funds or our stocks like that. We, at the first opportunity, जहाँ पे थोड़ा बहुत घबराहट आ जाता है, हम लोग वो गाड़ी से उतर जाते हैं, बिकॉज इसे नहीं ये हमको हमारी बस की बात नहीं, विच इज़ एक्चुअली नॉट वेरी गुड. एंड देर इज इनफ एविडेंस दैट अगर आप एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो में डाल देते हो, एसेट एलोकेशन आपका ठीक ठाक है, आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत स्मूथ होता है. इनफैक्ट हमने ऐसा कई बार पढ़ा है कि मार्केट से अगर पैसा बनाना है तो इंटेलिजेंस नहीं, पेशेंस चाहिए। एंड आई थिंक मल्टी एसेट फंड्स इसमें इन्वेस्टर्स की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। Absolutely. That's very, very important, because I was saying that, you cannot control the markets. You cannot control आपके शेयर या आपके म्यूचुअल फंड के प्राइस आपके कंट्रोल के बाहर है. आपके हाथ में क्या है?
आपका बिहेवियर आपके हाथ में है। अगर आप बहुत घबराहट में हो और आप गलत डिसीजन ले लेते हो तो आपके लिए दैट कैन बी लॉस मेकिंग। अगर आपका बिहेवियर इज मोर पेशेंस ओरिएंटेड एंड दैट इज दिनेश ईजी टू से, बट व्हेन यू एक्सपीरियंस इट, और समझो किसी आदमी ने अपने पैसे डाले और देखा -10 -20% रिटर्न हो गया, जो घबराहट महसूस होता है मेक्स यू sometimes take the wrong decision. Absolutely. And that is what a collection of assets will try and reduce for. Especially ये asset में इनके impact उल्टे होते हैं। जैसे मैंने बताया, इक्विटी जब अच्छा करता है, डेट ठीक ठाक इतने अच्छे करते हैं। जब पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं तो इक्विटी का मे बी प्राइस नीचे चले जाता है, बट गोल्ड स्टार्ट्स डूइंग बेटर। तो आपने देखा ये 3-4 आइटम है विच आर वेरी व्हाट वी कॉल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो बिकॉज ऑफ दैट आपके यू विल नेवर हैव अ ह्यूज मतलब आपके यू विल नॉट हैव अ ह्यूज ड्रॉ डाउन, एंड होपफुली योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विल बी मच स्मूथ, which I think is very important for all investors. Whether you are a mature investor, first time investor, retired investor, young investor, everybody, उनको सबको वही एक एक्सपीरियंस चाहिए that सर मुझे एक अच्छा रिटर्न दे दो और मुझे इतना ऊपर नीचे गिरावट मत दिखाओ। किसी से भी पूछोगे मैन ऑन द स्ट्रीट, why do people not put in equities? मुझे लगता है इन्हें बहुत रिस्की है, but unfortunately they are missing out on a big growth opportunity. So this is one way of making that easier to invest. बट आपने जो स्मूथ जर्नी के बारे में बोला, या जो आपने बोला कि जो वोलेटिलिटी होते हैं या उतार चढ़ाव जो होते हैं जो कम होते हैं मैप से, हम लोग जब हाइब्रिड फंड्स की बात करते हैं, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स है या इक्विटी सेविंग फंड्स है या ऐसी जो भी हाइब्रिड फंड्स में कैटेगरी आती है, उनके बारे में भी सेम चीज़ें बोली जाती है। तो अगर मुझे समझना है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और फॉर एग्जांपल बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा बेटर होता है, तो क्या आप हमें समझा सकते हैं कि मल्टी एसेट फंड में किसको जाना चाहिए और बैलेंस एडवांटेज जैसे फंड्स में किनको देखना चाहिए? तो एक फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन बैलेंस्ड एडवांटेज एंड मल्टी एसेट इज दैट बैलेंस्ड एडवांटेज दो ही एसेट कैटेगरी में डालते हैं, इक्विटी या डेट। मोस्ट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स आल्सो आर इक्विटी ओरिएंटेड, मतलब 65% के ऊपर उनका इक्विटी होल्डिंग होता है। सो बाय देयर वेरी डिज़ाइन उनका इक्विटी कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, राइट। मल्टी एसेट ऑन द अदर हैंड, एज आई सेड, उसमें 6-7 एसेट क्लास हो सकते हैं। यू कैन हैव सिल्वर, यू कैन हैव गोल्ड, यू कैन हैव डेट, यू कैन हैव इक्विटी, you can have InvITs, REITs, real estate, and you can also have some amount of foreign equity. Now, a multi-asset fund which allows you good allocation into all these 3-4 asset classes will give you a slightly one deeper experience of all asset classes. इनमें 6-7 आप एक साथ खरीद सकते हो, and उसके कारण your volatility tends to be a little lower. तो in that sense, they are both ideal for this is both are what we call equity minus funds. Okay. This both will give you slightly better returns when markets are very volatile. But my sense is multi-asset is a little better because it also allows you exposure to commodities. So जो commodity के cycles होते हैं, gold, silver, etc., वो आप multi-asset से पकड़ सकते हो। Balanced advantage में वो अभी तक वो खाली 2 asset class है, which is equity and debt. Okay. आपका multi-asset allocation fund का NFO भी चल रहा है, right? Yes. तो ये फंड आपने क्यों लॉन्च किया? मतलब आपके इन्वेस्टर से ये डिमांड आई थी, और अगर इन्वेस्टर से आई थी तो वो किस तरह का फंड चाहते थे, आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा था, सो दैट यू डिसाइडेड टू लॉन्च दिस फंड? नहीं, 3-4 चीज आई थिंक वी लुक्ड एट। वन वाज, जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टर्स वांट अ स्मूथर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, एंड व्हाट वी ट्राई टू डू वाज ट्राई टू डिजाइन अ प्रोडक्ट which allows you to get good appreciation in the upside and also protects in the downside. So in that sense, that was the feedback we got, that yaar humko we are okay to have a slightly lower return, but mere ko I am very worried about The downside. what downside. और माहौल ऐसा है today, especially in the last 6 to 8 months, that I think people have become a bit cautious, especially last 1.5 years. And वो दिख रहा है। For example, आप SIP numbers देखोगे तो बढ़ रहे, बट लमसम फ्लोज थोड़े कम हुए। जी। वो तो म्यूचुअल फंड नंबर्स में आप जून में भी देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इट हैज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ अ बिहेवियर। मे में भी ऐसे ही हुआ था, यू नो, एंड सो वेरी क्लियरली एविडेंस इज शोइंग दैट पीपल आर अनकंफर्टेबल पुटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी टू वर्क इन द मार्केट। Now, unfortunately, on the other side, there is no other great instrument also to take that in a
in a manner that optimizes your return. So हम लोग क्या सोचा, we said this is the best product which will allow you to have exposure to commodities in the form of gold and silver, in the form of debt and in equity. And we've deliberately kept it almost like an equal proportion to. बहुत सारे मल्टी एसेट फंड्स ऐसे हैं कि वो इक्विटी में 60-70% रखते हैं और थोड़ा थोड़ा गोल्ड और डेट पे रखते हैं. हमने कहा कि यार वो तो इक्विटी से भी बन सकता है. So why don't we give investors a slightly more smoother experience and give more allocation to maybe more defensive asset class जैसे gold, silver and debt. So हमारे product में debt you can buy up to 50% of the portfolio, minimum 25 and maximum 50. Commodities which is gold and silver we can go minimum 25, maximum 40. तो ये दोनों in allocation is very very large and equity is 15 to 35. ये थोड़ा रिवर्स है. मोस्ट मल्टी एसेट फंड्स में उल्टा होता है. इक्विटीज में one of these the highest allocation and then it comes down to commodities and debt and then everything else. We decided to use, and we also kept a small part where we can invest up to 0 to 10% in real estate and investment trusts. That is also like a quasi debt instrument in some sense. So I think this gives you a much smoother experience. We did some back testing. देखा यार ये market गिरेगा तो कैसे करता है. Surprisingly gave very good positive with a 25, 25, 50. 25% in BSE 500, 25% in gold, silver, and 50% in composite debt. And we did 2-year rolling returns over the last 15 years. It was very interesting. Even in the returns when were doing well, it captured about 70-80% of the returns, but at 1/3 of the volatility. Okay. Market was zero. It's never given a 0% over 2-year return. And 80% of the time it's given more than 7%. This combination. And when the market fell, it actually did quite well. And when market was flat, also, which is in the last 15 years, there have been periods जहाँ पे 1.5-2-3 साल तक market वैसे ही वैसा है. Our investors have forgotten because everyone is just remembering. There have been periods, you have seen it, I have seen it, that market doesn't do anything. This product is yet able to give a positive return. So I think that उसमें क्या होता है, the investor feels confident to stay. नहीं तो that patience level goes up. एक तो market गिरता है तो obviously there is a worry. Even when nothing is happening to the portfolio, फिर भी उनको टेंशन होता है कि यार मेरे पैसे 0% रिटर्न बना रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ. I should have done this, I should have done that, I should have put here. वो सब I should have किया हो. And then at the wrong time पैसे निकल जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट जर्नी टूट जाते हैं, which is not good for the financial health of the investor. So that was the idea behind this product. Okay. In that sense, it is a unique product in the market. I don't think anybody has put this kind of allocation in their product. And this is all what I'm saying is in the offer document. And each of these 3 assets have a separate fund manager. Obviously, my CIO is there. There's a set of people, including analysts, my economists, and they take a macro thought. Okay. Which will decide how much should go at what time of the market. So let's say today, if they feel market is a bit expensive, we will reduce equity allocation, maybe have more allocation to debt and gold. But let's say 6 months down the road, agar equity thoda sasta ho gaya, something happens, time correction happens, then we can rebalance it. So it's a dynamic asset allocation. ऐसे नहीं कि आज पैसे डाल के छोड़ दिए उसको. So it will keep changing depending on market conditions and obviously the economic data that we see. Okay, so लेट मी नो कि मैं ये चीज सही से समझाऊं क्या. सबसे पहले तो हर एसेट क्लास की एक रेंज है. Yes. तो इक्विटी की जैसे रेंज है 25 to 45%, 15 to 35. 15 to 35%. वैसे ही डेट और गोल्ड और रीट्स की भी एक रेंज है. Absolutely, sir. ये स्टैटिक नहीं है, ये static. मार्केट के हिसाब से चेंज होती है. Absolutely. और ये चेंज जो होती है इसका कॉल आपका एक गवर्निंग बॉडी है. We have an investment asset allocation committee which meets at least once in a month and more if required, and then they will decide. तो ये जो कमेटी आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ मल्टी एसेट एलोकेशन के लिए होती है? Because multi-asset is a unique fund. It has 3 separate fund managers. Okay. So there's a senior person who works only for managing the commodities portion. Okay. There's a senior colleague of mine who manages only the fixed income portion. And there's another very senior colleague who manages the equity portion. So unke andar they are free to do what they want within certain limits.
but the amount which has to go into each of these three and InvITs and REITs is decided at the top, at looking at the macro environment. ये थोड़ा यूनिक है मल्टी एसेट. तो इसके लिए कोई मॉडल है आप लोगों ने बनाया कि दिस इज मोर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमिटी? No, so we will obviously look at data, and यहाँ पे I think micro data is not important, macro data is very important. So interest rates, what is the situation around earnings, what is the market momentum mood looking like? Some of these are some of the factors हम लोग देखेंगे while taking the decision to allocate to each of these asset clusters. Got it. And then of course within commodities each, and within debt and within equities, the fund manager is allowed, but they have their own internal constraints. We have put that also. So let's say right now we look at, for example, in commodities, we look at the gold-silver ratio, which is the price of gold to the price of silver. We look at demand and supply for the commodity immediately. And then more importantly, we look at, वहाँ पे भी macro factor बहुत होते हैं. Especially things like what's happening in China, for example. Very important from a commodity perspective. Gold के लिए we see what's happening around central banks. तो ये सब फैक्टर एनालाइज करने के बाद एंड द फंड मैनेजर देयर कैन डिसाइड दैट कमोडिटी पोर्शन में गोल्ड कितना डालना है या सिल्वर कितना डालना है. ओके. Same thing happens in equity also. So there is an SCDB approach. We are bottom-up fund managers. This is an all-cap portfolio. We have not said it will only be large cap, small cap, mid cap. Discretion it's a bottom-up. So we use a factor of quality, growth and value to try and decide which stocks to get into. So it's a high conviction portfolio. So within that equity portion, the fund manager can then manage depending on his conviction and depending on the research output that comes. Debt में वैसे ही है. Debt is very simple in that sense, slightly easier. What is the level of interest rates and more importantly, credit environment क्या चल रहा है market. अगर if it's a positive credit environment, we can take say for example AA paper also. But अगर negative credit environment चल रहा है, then we would prefer to be in much safer instruments like G-Secs or AAA. So that flexibility is there to each of the fund managers. और इनका allocation ऊपर से एक asset allocation committee देखते हैं, which is headed by our CIO unpitched. ओके. तो बेसिकली जो मैंने समझा, ये इक्विटी के अंदर भी एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक गोल्ड और डेट के अंदर भी एक तरह से फ्लेक्सी कैप फंड है. Absolutely, yes. जिस तरह से जहां पर सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटीज होगा, वहां पर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे बेस्ड ऑन द data and markets. Absolutely. You have summarized my 5-minute answer into exactly 30 seconds. बट इसमें जैसे आपने बताया कि आपका अप्रोच काफी यूनिक है, राइट? जहाँ पर इसमें इक्विटी से ज्यादा दूसरे एसेट क्लास का वेट है, मतलब गोल्ड एंड डेट जो है वो इक्विटी से ज्यादा एलोकेशन है. तो इक्विटीज का एलोकेशन कम क्यों रखा गया कंपेयर टू डेट एंड गोल्ड? दो चीज है. एक तो आई थिंक valuations today obviously are not, as you asked me in the first question itself, they are a little elevated. So one needs to be a bit careful about how much money to put into equities. Number two, I think this product is actually designed for people who are looking at fixed income plus kind of returns. So somebody tells me, will this product 20% बनाएगा? My answer is I wish, but chances are no. So this is a fixed income plus, but this is in that sense, a very smoother, more predictable return portfolio. So even the most risky investors or the most I would say the people who take maximum amount of risk in the portfolio, उनका भी एक safety pot होता है. Yes. Right, and this I've seen amongst everybody. I mean, some of my best investors are people who put 90-95% of their portfolio into equity. उनका horizon लंबा है. Their ability to take market correction is very, very high. उनको कुछ चिंता नहीं होती है अगर मार्केट 15-20% उनके पोर्टफोलियो घट गया तो they are not worried at all. But उनके पोर्टफोलियो में भी there are some parts of their portfolio which they call a safety pot, which is largely put towards defensive assets like gold, silver and debt. I think ये product उधर भी fit हो सकता है. If you ask me a new mutual fund investor coming for the first time, पता नहीं क्या करना चाहिए, डेट में डालना चाहिए, गोल्ड में डालना चाहिए, इक्विटी में डालना चाहिए, इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए आजकल. ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, राइट? तो अगर दिमाग नहीं लगाना है तो प्लीज पुट इट हियर, सी योर एक्सपीरियंस, 3-6-7 महीने देखो, सी इफ आपको ठीक लग रहा है, देन ग्रेजुएट अप. इट कुड बी अ retired investor, person who's going in for retirement next 5-6 years, कुछ corpus build करना है, good place to put money.
ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट है SWP। अगर आपको कुछ रेगुलर कैश फ्लो चाहिए तो ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए। सो एज यू कैन सी दिनेश, इट फुलफिल्स अ लॉट ऑफ यूजेस। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं इन दैट सेंस। सो इट्स अ बिट लाइक वन साइज फिट्स ऑल काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, बिकॉज इनके एसेट और वो ये प्रोडक्ट का खासियत है, बिकॉज यू गॉट सो मेनी एसेट्स वर्किंग फॉर यू दैट यू कैन डू ऑल दीज डिजाइन्स बाय योरसेल्फ। इनफैक्ट इसी पे मेरा एक सवाल भी है कि जैसे कि मैं आज देखता हूँ, आई मीन आई विजिट लॉट ऑफ फोरम्स, अब जैसे कि इंटरनेट पे आप कुछ भी देख लीजिए, कोरा, रेडिट, तो एक अच्छी बात ये हो रही है कि यंग इन्वेस्टर्स भी जो आ रहे हैं वो एक पोर्टफोलियो अप्रोच से चल रहे हैं। तो वो लार्ज कैप में भी डालते हैं, फ्लेक्सी कैप में डालते हैं, मिड और स्मॉल कैप में, इस तरह से वो 3 या 4 फंड से शुरू करते हैं। ट्रू। ना अगर उनको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इस पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो where will it fit? It is the safety part of their portfolio. So my advice to everybody is marry your investment time horizon with your investment. आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन शादी का अपने पोर्टफोलियो के साथ कीजिए। सो क्लासिक मिस्टेक इन्वेस्टर्स मेक इज लुकिंग एट पास्ट परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन इन द इमीडिएट फ्यूचर। मैंने बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं और ये मार्केट साइकिल पे ही चलता है, वो फैक्ट ऑफ लाइफ है। सम साइकिल्स आर वेरी शॉर्ट, सम आर वेरी लॉन्ग। So coming to your question, this is what I call the safety part of your portfolio, fixed income plus part of your portfolio, because this will give you a much more smoother and predictable experience. So hence, suppose आपके पास कुछ बड़ा सा, जैसे you are a young investor, you plan to buy a house in next 5 years, उसके लिए आपको सेव अप करना है। I think this is a good place to start. For somebody who's planning to send their children abroad for higher education, बहुत सारे पैसे लगते हैं आजकल, आपको पता है 3-4 साल में आपको भेजना है, दिस इज अ गुड प्लेस टू पुट इट। किसी को 4-5 साल में एक रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना है, दिस इज अ गुड प्लेस टू पुट इट। सो एज यू कैन सी, इसमें बहुत सारे, सो फॉर अ सीजन, फॉर अ न्यू इन्वेस्टर ऑल्सो, लाइक यू सेड, सो देयर ऑल्सो सेम थिंग अप्लाई। सो इफ यू हैव अ स्मॉल कैप फंड, आई टेल ऑल माई न्यू इन्वेस्टर्स, 10 साल के होराइजन के नीचे आओ ही मत, and be prepared for 3-4 years that you may be looking at serious losses in your portfolio, maybe, because we have seen that 2018 में हमने देखा है small cap कितना correct हो सकता है, right? It has not happened last 4-5 साल में, but that doesn't mean that it will never happen, right? So this product that way is ideal for someone who's got 3 year plus money, 3 to 4-5 years money, can keep it very comfortably compounding. तो अगर कोई इन्वेस्टर को फॉर एग्जांपल मीडियम टर्म के लिए पैसा सेव करना है, जैसे कि 4-5 साल के बाद घर का डाउन पेमेंट देना हो या तो फिर कोई गाड़ी खरीदनी हो, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स सही होंगे। True, absolutely correct. ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। No, thank you so much for taking time off. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.